आज के इस व्याख्यान में सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज कुछ खास प्रश्न है मेरे सामने। वो एक प्रश्न है जिसमें कई प्रश्न भी कहा जा सकता है, कई टॉपिक है और बहुत इम्पोर्टेंट है। खास करके जो विधि व्यवसाय से जुड़े व्यक्ति हैं या विधि के जो छात्र हैं या अधिवक्तागण हैं उनके लिए या न्यायिक पदाधिकारी के लिए। इसलिए हम आज उसी सब प्रश्न को एक साथ हल करना चाहते हैं। अभिषेक जी ने ये सब प्रश्न भेजा है। अभिषेक जी जो प्रश्न किए उससे हमको लगता है कि वो अधिवक्ता है, लेकिन जो एड्रेस उन्होंने पूरा अपना नहीं दिया है, क्या करते हैं और कहाँ से भेजा है। तो उनका कहना है रेस जुडिकेटा किसे कहते हैं और कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा किसे कहते हैं, ये दोनों के बारे में जानना चाहते हैं। फिर उसके बाद उनका पूछना है कि दखल दहानी क्या होता है और दखल दहानी का प्रावधान कहाँ है। फिर उनका प्रश्न है तख्ता लगना का क्या माने है और उसका कहाँ प्रावधान है। ये सब जो सभी प्रश्न है ये सीपीसी से संबंधित है, इसलिए पहले ये सब प्रश्न को हम एक साथ लेते हैं, बारी बारी से इसका उत्तर देंगे। इसके अलावा भी उन्होंने प्रश्न किया एडवर्स पोजीशन के बारे में। एडवर्स पोजीशन के बारे में जानना चाहते हैं, तो ये तो अलग विषय है, ये लिमिटेशन एक्ट का विषय है। समय मिलेगा तो उसके पर भी चर्चा करेंगे। उसके अलावा फिर उन्होंने पूछा है नोशनल पार्टीशन क्या होता है, तो नोशनल पार्टीशन भी अलग कानून का विषय है, उस पर भी चर्चा करेंगे समय के हिसाब से। इसके अतिरिक्त एक प्रश्न है श्री सुरेश शर्मा जी का। इनका तो अद्भुत प्रश्न रहता है, बराबर रहता है, लगता है कि रिसर्च करते रहते हैं या तो कोई हमारे लिए ही प्रश्न खोज करके और हमारे सामने रखते हैं, और हमको नहीं समझ में आता है कि किस उद्देश्य से ये सब खोजते हैं और एक दूसरे से कुछ लिंक नहीं रहता है। नया नया नोवेल चीज़ खोजते रहते हैं और पूछते रहते हैं। फिर भी जब उन्होंने प्रश्न किया है, हम तो कई बार अनुरोध भी किए हैं और उनसे व्हाट्सएप पर भी जवाब भी दिए हैं, और ऐसे भी हम कई बार चर्चा किए हैं अपने वीडियो लेक्चर में कि उन्होंने अपना पेशा नहीं बताया है, अब कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, ये नहीं बताया है। लेकिन उनका जो भी प्रश्न होता है सब कानून में ही है और सब प्रश्न सब बहुत ब्रिलियंट क्वेश्चन सब रहता है। आप पेचीदा क्वेश्चन भी कर सकते हैं कानून के अंतर्गत, सब कानूनी मुद्दों पर ही रहता है। तो बहुत छोटा सा प्रश्न है सुरेश शर्मा जी का, पहले वो इसी प्रश्न का हम उत्तर देना चाहते हैं। सुरेश शर्मा जी लिखते हैं कि एक वकालतनामा में कई आदमी ने दस्तखत किया, उसमें से चाहे तो मुद्दई की हैसियत से करे या मुदाले की हैसियत, दोनों की स्थिति एक ही है। उसमें से एक आदमी का दस्तखत जाली है, तो उसका कंसिक्वेंसेस क्या होगा, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर सीधा सीधी यही है कि अगर दो व्यक्ति ने वो कोई डॉक्यूमेंट पर साइन किया, सपोज कर लिए वो वकालतनामा ही है, और एक व्यक्ति का दस्तखत जाली, तो ये जाली कब प्रमाणित हुआ और कब पता चला कि जाली है और कैसे पता चला जाली है, ये कहने मात्र से नहीं होगा। तब हम मान के चलते हैं अगर वकालतनामा फाइल हुआ तो वकालतनामा जब फाइल होता है तो किसी एक केस में होता है, और जब तक वो केस चलते रहता है तो उसी केस में उसी केस में सिर्फ लागू होता है। वो वकालतनामा उसी केस में मान्य है। एक वकील रखता है तो एक केस में रखता है। अब वो केस अगर ख़त्म हो गया तो उस वकील का अब वो वकील रहा ही नहीं। अगर वकील या वकील में से किसी की मृत्यु हो गई तो भी वकालतनामा समाप्त हो गया, और अगर केस समाप्त हो गया तो वो वकालतनामा समाप्त तो नहीं होता है, लेकिन उस प्रभावहीन हो जाता है। उस वकालतनामा के आधार पर अब दूसरा केस में वो वकील उस वकील की तरफ से काम नहीं कर सकता, या उसी वकालतनामा पर दूसरा वकील नहीं काम कर सकता है उस वकील की तरफ से, या उसी वकालतनामा पर दूसरा वकील या वही वकील किसी दूसरे वकील का काम नहीं कर सकता है। यानी कि ये पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट है।
मुवक्किल के और वकील के बीच का, और वो दोनों जीवित है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। और वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए, यानी कि एक पर्टिकुलर केस के लिए, हाँ, अगर एक टाइटल शूट हुआ, टाइटल के बाद वो अपील चला गया, तो वो वकालतनामा, चूँकि अपील इज ए कंटिन्यूएशन ऑफ सूट, तो फ्रेश वकालतनामा देने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ पर अधिवक्ता एक प्रमाण पत्र देता है, सर्टिफिकेट देता है कि आई होल्ड पावर इन द ट्रायल कोर्ट। तो उससे वो इस प्रिंसिपल पर कि अपील इज ए कंटिन्यूएशन ऑफ सूट, वो अपील में भी उसी मौकिल का काम कर सकता है। लेकिन पहला नियम के मुताबिक वो वकालतनामा जिस टाइटल सूट में दिया गया उसी तक मान्य है। अब दूसरा कोई मुकदमा हो गया, सिविल का हो गया या क्रिमिनल का हो गया, तो उसमें वो वकालतनामा पर वो वकील उस मौकिल को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। ये तो वकालतनामा से संबंधित कानून हो गया। अब रही बात कि वकालतनामा में राम और श्याम ने दस्तखत किया, ऐसा लगता है देखने में, तो राम और श्याम का वो वकील रह गया। अगर किसी भी स्टेज में ये चैलेंज हो जाता है कि श्याम का दस्तखत जाली है, तो अगर ये प्रमाणित हो गया, कोई चैलेंज कर दिया, प्रमाणित हो गया कि जाली है, तो माना जाएगा कि वो एक ही व्यक्ति का वकालतनामा दिया हुआ है, श्याम का कोई वकालतनामा, यानी कि श्याम का कोई वकील नहीं है। तो श्याम को दूसरा वकील रखना पड़ेगा, या अगर नहीं रखेगा तो श्याम के अगेंस्ट में एक तरफा ऑर्डर या डिग्री पास हो सकता है। तो उसके चलते पूरा वकालतनामा कैंसिल नहीं होगा। अगर एक व्यक्ति का दस्तखत जाली है और एक व्यक्ति का दस्तखत सही है, तो माना जाएगा कि उसका कोई वकील नहीं है, उसने कोई वकील रखा ही नहीं है, उसका रिप्रेजेंटेशन मुकदमा में नहीं माना जाएगा, उसका जो भी कंसिक्वेंसेज हो। तो शर्मा जी, आप जो जानना चाहते हैं उसका टेक्निकल एस्पेक्ट यही है कि दैट वकालतनामा इज गुड एंड वैलिड सो लॉन्ग एज इट इज नॉट डिक्लेयर्ड फोर्स एंड फैब्रिकेटेड बाई एनी कॉम्पिटेंट कोर्ट अनलेस इट इज हेल्ड बाई कोर्ट दैट वकालतनामा इज गुड एंड वैलिड। अगर कोई व्यक्ति चैलेंज करता है कि श्याम का दस्तखत इस पर जाली है, कोर्ट का उस पर फाइंडिंग होता है कि हाँ उसने दस्तखत नहीं किया है, जाली है, तब इंटायर वकालतनामा कैंसिल नहीं हुआ। तब कोर्ट यही कहेगा इट विल बी डीम्ड दैट वकालतनामा हैज बीन एक्सिक्यूटेड बाई ओनली वन पर्सन राम एंड श्याम हैज नॉट एक्सिक्यूटेड वकालतनामा। तो श्याम का मैटर अनरिप्रेजेंटेड उस समय रहेगा। अलग बात है कि बाद में अगर श्याम दूसरा वकालतनामा दे दे, फ्रेश दे दे, तो दूसरा वकील आ सकता है, या कोर्ट के परमिशन से उसी वकालतनामा पर दूसरा दस्तखत भी श्याम बना सकता है। पहला दस्तखत जाली अगर होता है, उसका नहीं किया हुआ है, कोई दूसरा कर दिया है, तो कोर्ट के परमिशन से उसी वकालतनामा पर दस्तखत बना के उसको वैलिडेट किया जा सकता है। लेकिन अगर वो वकालतनामा को चैलेंज कर देता है, तो माना जाएगा कि दैट वकालतनामा इज पार्शियली करेक्ट एंड पार्शियली इनकरेक्ट और इनवैलिड। तो राम का दस्तखत तक के सही है, जो जेन्युइन दस्तखत है, श्याम का दस्तखत जो गलत है तो गलत है, तो उसका कंसिक्वेंसेज इतना ही होगा कि वो श्याम का रिप्रेजेंटेशन नहीं माना जाएगा। तो ये शर्मा जी आपका जवाब हो। अब रहा रेस जुडिकेटा की बात। ये तो कानून के विद्यार्थी के लिए ही प्रश्न है, या वकीलों के लिए प्रश्न है, या न्यायिक पदाधिकारी के लिए प्रश्न है। रेस जुडिकेटा लैटिन वर्ड है। रेस जुडिकेटा का सीधा माने है कि अगर कोई मुकदमा किसी न्यायालय में चला, दो व्यक्तियों के बीच में चला किसी संपत्ति के लिए, और उसका अंतिम निर्णय आ गया, तो वो अंतिम निर्णय जो है वो हमेशा के लिए वो लागू रहेगा किस पर? उन दोनों व्यक्तियों के ऊपर, या उन दोनों व्यक्तियों के उत्तराधिकारियों के ऊपर, या वो दोनों व्यक्ति में से जो व्यक्ति किसी दूसरे को संपत्ति अपना हस्तांतरित कर देता है, यानी कि सेल कर देता है, या गिफ्ट कर देता है, या विल कर देता है। तो अगर बाद में कोई दूसरा मुकदमा उसी संपत्ति से खड़ा होता है, उसी दोनों व्यक्तियों के बीच में, या उनके उत्तराधिकारियों के बीच में, या उनके ट्रांसफरी के बीच में, उनसे भेंडी हो या डोनी हो या लेसी हो, जो भी हो, उसके बीच में खड़ा होता है, तो पहला मुकदमा का जो फैसला वो सामने आकर के बाधा खड़ा करेगा कि दूसरा मुकदमा चल नहीं सकता, कोई कोर्ट मुकदमा का ट्रायल नहीं कर सकता है। तो इसको कहा जाता है रेस जुडिकेटा इज ए रूल ऑफ प्रोसीज्योर। कोर्ट के ऊपर भी रोक लगा हुआ है। नो सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड
कोई मुकदमा इंस्टीट्यूट हो ही नहीं सकता। सेक्शन 11 सीपीसी में रेस जुडिकेटा के बारे में कहा गया है। तो अगर ये पता चलेगा कि पहला मुकदमा का निर्णय हो गया जिन व्यक्तियों के बीच में, या तो वही दोनों व्यक्ति के बीच में दूसरा मुकदमा हुआ है, या उनके ट्रांसफरी या उनका उत्तराधिकारियों के बीच में, उसमें कानूनी वर्ड जो यूज हुआ है सेक्शन में, लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल, फाइनली हर्ड एंड डिसाइडेड एंड लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल, इम्पॉर्टेंट है। वो मुकदमा में अंतिम निर्णय होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए समझ लीजिए कि सब जज कोर्ट में एक मुकदमा हुआ बंटवारा का या टाइटल डिक्लेरेशन का, कुछ भी मुकदमा हो, और उसका निर्णय हो गया, राम और श्याम के बीच में मुकदमा हुआ, डिग्री हो गया। अब उसका अपील हुआ डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ, अपील का भी निर्णय हो गया। उसके बाद सेकेंड अपील हुआ हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट का निर्णय हुआ। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट मैटर नहीं गया, तो हाई कोर्ट का ऑर्डर हो गया, वही हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड हो गया। अगर मान लिया कि सब जज के बाद भी कोई अपील हुआ ही नहीं, 2-4 साल 10 साल बीत गया, तो वही फाइनली हर्ड एंड डिसाइडेड हो गया। तो वो जब फाइनली हर्ड एंड डिसाइडेड हो गया, यानी कि मेरिट पर पूरा एडजुडिकेशन होने के बाद फैसला हुआ और वो अंतिम निर्णय रह गया, उसके बाद कहीं अपील पेंडिंग नहीं है, तब उसको फाइनली हर्ड एंड डिसाइडेड। अगर मान लीजिए सब जज का फैसला हुआ और डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ भी अपील पेंडिंग है, तो रेस जुडिकेटा का सिद्धांत दूसरा मुकदमा अगर कोई फाइल करता है तो उसमें लागू नहीं होगा। अगर वो दिखा देगा कि नहीं अभी तो डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ चल ही रहा है, तो लागू नहीं होगा, रेस जुडिकेटा नहीं होगा। उसके लिए दूसरा सिद्धांत है, वो सेक्शन 10 है, उसको बोलते हैं रेस सब जुडिस। वो स्टे करने का है कि अगर दो व्यक्तियों के बीच में मुकदमा चल रहा है, एक ही संपत्ति के लिए मुकदमा चल रहा है, और फिर वही व्यक्ति दोनों के बीच में दूसरा मुकदमा आता है, तो जब तक पहला मुकदमा का निर्णय नहीं होता है दूसरा मुकदमा स्टे रहेगा। तो उसको बोलते हैं रेस सब जुडिस। रेस का मतलब होता है मुकदमा, और सब जुडिस का मतलब होता है पेंडिंग, और सब जुडिकेटा का मतलब हर्ड एंड डिसाइडेड। रेस का मतलब हुआ मुकदमा, तो जो मुकदमा पेंडिंग है उसमें रेस सब जुडिस का सिद्धांत है, यानी कि रेस सब जुडिस और रेस सब जुडिकेटा में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ एक अंतर है, एक सेक्शन 10 है, एक सेक्शन 11 है। वो अंतर यही है कि रेस सब जुडिस में मैटर पेंडिंग है और रेस सब जुडिस में फाइनली हर्ड एंड डिसाइडेड है, यानी कि कहीं कोई अपील वगैरह पेंडिंग नहीं है, तब दूसरा मुकदमा नहीं चलेगा। उसके लिए सेक्शन 11 का जो लैंग्वेज है बड़ा इम्पोर्टेंट है, उसको एक बार पढ़ लेने से ही समझ में आ जाता है। हम एक बार पढ़ करके आपको सुना देते हैं और जो हमने कहा है वो क्लियर हो जाएगा सेक्शन 11 के द्वारा। नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट और इशू, नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट or issue in which the matter directly and substantially in issue has been directly and substantially issued in a former suit between the same parties or between parties under whom they or any of them claim litigating under the same title, in a court competent to try such subsequent suit or the suit in which such issue has been subsequently raised and has been heard and finally decided by such court। तो इसी तरह का रेस सब जुडिस में है, वहाँ फर्क कहता है कि वो पेंडिंग है, यहाँ फाइनली हर्ड एंड डिसाइडेड है। ये हो समझ गए, रेस जुडिकेटा समझ गए और रेस सब जुडिस समझ गए। अब कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा का सिद्धांत इसी से निकलता है। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा का सिद्धांत सेक्शन 11 में ही निकलता है और इसमें कई एक्सप्लेनेशन आगे दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन 1, एक्सप्लेनेशन 2, एक्सप्लेनेशन 3, एक्सप्लेनेशन 4, एक्सप्रेशन 5 से लेकर के 8 एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो इसी के अंतर्गत कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा आता है, यानी कि डायरेक्टली वो रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं करता है, जैसा कि रेस जुडिकेटा के लिए होना चाहिए, 2 पार्टी होना चाहिए, एक सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए और दोनों पार्टी के बीच में जो इशू होना चाहिए वो सेम होना चाहिए और पहला सूट का फाइनली हर्ड एंड डिसाइडेड होना चाहिए। ये सब चीज़ नहीं भी रहते हुए भी कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा का सिद्धांत लिया गया है और इस सिद्धांत जो लिया गया इसी में एक्सप्लेनेशन में लिया गया है, वो है एक्सप्लेनेशन 4, यानी कि बाई नेसेसरी इम्प्लीकेशन ही माना जाएगा। वो सभी इंग्रेडिएंट रेस जुडिकेटा का नहीं अप्लाई कर रहा है, फिर भी वो रेस जुडिकेटा का सिद्धांत आएगा कंस्ट्रक्टिवली, यानी कि सीधे नहीं घुमा के
वही कानून लागू होगा, यानी कि दूसरा मुकदमा कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा से भी बार्ड हो सकता है, या एक पर्टिकुलर इशू, टोटल मुकदमा भी बार्ड हो सकता है, या एक पर्टिकुलर इशू, जो इशू फाइनली हर्ड एंड डिसाइडेड हो गया पहले मुकदमा में और वही दूसरा मुकदमा में सेम इशू है तो उसका ट्रायल नहीं होगा। बाकी अन्य इशू है जिसका डिसीजन नहीं हुआ है पहला मुकदमा में, एक एक मुकदमा में कई इशू होता है, तो जो इशू डायरेक्टली एंड सब्सटेंशली इन्वॉल्व था पहले मुकदमा में और उसका निराकरण हो गया और वही इशू दूसरा मुकदमा में, सब्सिक्वेंट मुकदमा में अगर रेज हो जाता है तब उसका ट्रायल वर्जित हो जाएगा, तब कोर्ट ट्राई नहीं कर सकेगा। तो इसलिए कोर्ट को ट्रायल करने में ही दिक्कत है। नो कोर्ट साइड ट्राई एनी इशू। तो जब कोर्ट ट्रायल नहीं करेगा तो कह सकता है कि हम मुकदमा ही नहीं लेंगे। तो जिस समय मुकदमा फाइल होगा उस समय तो पता नहीं चलेगा, तो केस तो एडमिट हो जाएगा, प्लेंट एडमिट हो जाएगा। लेकिन प्लेंट के एडमिशन के बाद जैसे ही क्वेश्चन रेज किया जाएगा तो रेस जुडिकेटा में वो बार्ड माना जाएगा। तो एक्सप्रेशन 4 कहता है वो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा है। सेक्शन 11 का एक्सप्रेशन 4 कहता है एनी मैटर which might and ought to have been made ground of defense or attack in such form of suit shall be deemed to have been a matter directly and substantially issued in such suit। अब इसका क्या माने हुआ? इसका माने हुआ कि अगर पहला मुकदमा में कोई व्यक्ति कोई प्ली ले सकता था, कोई भी प्ली ले सकता, कोई भी ग्राउंड ऑफ डिफेंस और अटैक, तो डिफेंस कौन लेता है? मुदाले लेता है। जो डिफेंडेंट रहता है वो अपना डिफेंस लेता है कि कहता है रिटन स्टेटमेंट में कहता है कि मुद्दई का क्लेम सही नहीं है और अपना दावा भी करता है और मुद्दई के दावा को इनकार करता है, तो वो हो गया ग्राउंड ऑफ डिफेंस। और मुद्दई अपना दावा प्रमाणित करने के लिए करता है कि हमको इस आधार पर ये ज़मीन हमारा है, मेरा हकीकत है, मेरा कब्जा है, तो उसको ग्राउंड ऑफ अटैक बोलते हैं। तो वो अपने पक्ष में फैसला लेने के लिए जो अपना क्लेम करता है वो ग्राउंड ऑफ अटैक हुआ। तो उसको मान लिए कोई ज़मीन पर केस किया तो उसमें 4 ग्राउंड उसको अवेलेबल है जिससे उसको लाभ मिल सकता है, उसमें से एक ग्राउंड को छोड़ दिया। उसी तरह से डिफेंस में मुदाले को 4 ग्राउंड अवेलेबल है, एक ग्राउंड को छोड़ दिया और वो मुकदमा का निराकरण हो गया। 3 ग्राउंड लिया, 3 ग्राउंड पर उसका फैसला हो गया, उसको कोई बाधा नहीं थी, 4था ग्राउंड भी ले सकता था, लेकिन मुकदमा का जब फैसला हो गया अब बाद में जब दूसरा मुकदमा आया तब वही दोनों व्यक्ति के बीच में या उनके जो ट्रांसफरी या उत्तराधिकारी के बीच में, और उसमें फिर जो मुकदमा का दावा छोड़ दिया, अटैक जिस इशू पर अटैक करना चाहिए था, जो पॉइंट क्लेम का होना चाहिए था छूट गया, अब वो पॉइंट इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। तब माना जाएगा कि उनको पहला मुकदमा में ये दावा करना चाहिए था और उन्होंने पहला मुकदमा में दावा नहीं किया गया, जिससे कानून में माना जाएगा कि उन्होंने दावा किया था, उनका दावा रिजेक्ट हो गया, इसलिए वो भी फाइनली हेड एंड डिसाइडेड माना जाएगा। और कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा के सिद्धांत से दूसरा मुकदमा में वो इशू डिसाइड नहीं होगा, उसका ट्रायल कोर्ट नहीं कर सकता, इसीलिए इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा। द ग्राउंड ऑफ अटैक और डिफेंस विच आउट टू हैव बीन रेज्ड विच हैज नॉट बीन रेज्ड और टेकन बाय एनी पार्टी shall be deemed to have been raised and finally heard and decided। इसका प्रिंसिपल यही है। तो ये हो गया कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा। अब जहाँ तक रहा दखल देहानी का सवाल, दखल देहानी बोलते हैं डिलीवरी ऑफ पोजेसन को, उर्दू में दखल देहानी बोलते हैं, कब्जा दिलाना। तो दखल देहानी दिलाने की प्रक्रिया है, जब कोई ज़मीन में डिक्री हो जाता है तो डिक्री होल्डर कहता है कोर्ट से कि हमको ज़मीन पर दखल दिया जाए। अगर रिकवरी ऑफ पोजेसन का डिक्री हो गया या कोई ज़मीन नीलाम होता है और नीलाम खरीदार है, नीलाम खरीद लेता है और उसको कब्जा नहीं है, दूसरे व्यक्ति का कब्जा है, तो कहता है हमको कोर्ट से दखल दिया जाए। तो उसके लिए प्रावधान बना हुआ है, ऑर्डर 21 रूल 95 है, और अगर कोई किराएदार के कब्जा में है तो उसके लिए रूल 96 है और रूल 36 भी है। टेनेंट के लिए 96 और 36 है। और डिलीवरी ऑफ पोजेसन का एक फॉर्म होता है जो सीपीसी के अपेंडिक्स में बना हुआ है, उसको बोलते हैं वारंट ऑफ डीपी। तो जिसको आदेश हुआ, मान लिया कि प्लेंटिफ को डिक्री हुआ कि प्लेंटिफ का टाइटल डिक्लेयर किया जाता है और प्लेंटिफ को कब्जा लेने का अधिकार है, रिकवरी ऑफ पोजेसन का भी डिक्री दिया जाता है
और डिफेंडेंट को डायरेक्ट किया गया कि आप प्लेंटिफ को इतना दिन के अंदर कब्जा दखल दे दें, और डिफेंडेंट कब्जा दखल नहीं दे रहा है, तो प्लेंटिफ जो डिग्री होल्डर हो गया वो कोर्ट में प्रेयर करेगा कि हमको वाट इजराई करेगा, इजराई यानी कि एक्सक्यूशन करेगा, और एक्सक्यूशन में वो प्रेयर करेगा कि डिलीवरी ऑफ पोजेसन जारी किया जाए। तो ही डिलीवरी ऑफ पोजेसन में किसके कब्जा में है उसका जजमेंट डेटर का नाम रहेगा और उसको डायरेक्शन रहेगा कि आप इनको कब्जा दे दीजिए। कोर्ट से आदमी जाएगा, अगर वहाँ पर फोर्स की आवश्यकता होगी तो कोर्ट से फोर्स बहाल होगा, फोर्स बहाल होकर के जाएगा और बलपूर्वक उसको खाली करा के कब्जा दिलाया जाएगा। तो इसका प्रावधान है दखल दहानी का सीपीसी में 21 रूल 95, 96 देखिए और रूल 36 देखिए। वो दोनों केस में है, जब डिक्री हो गया लड़ करके रिकवरी ऑफ पोजेसन का तब भी है, या कोई ज़मीन ऑक्शन सेल हुआ, परचेज हुआ तो उसका भी प्रावधान। और उसके बाद आपने प्रश्न किया है तख्ता लगना। तख्ता को कहीं कहीं पट्टी भी बोलते हैं और कहीं कहीं फटबंदी भी बोलते हैं, लोकल लैंग्वेज में डिफर करता है बिहार में कई जगह। तो जनरली ये बंटवारा का मुकदमा में होता है। जैसे मान लिए कि एक आदमी ने बंटवारा का मुकदमा किया, उसने क्लेम किया कि इसमें मेरा 4 आना हिस्सा है और बाकी 12 आना मुताले लोग का हिस्सा है, तो 4 आना का बंटवारा का कोर्ट डिग्री करेगा कि मुद्दई के 4 आना हिस्सा का तख्ता अलग कर दिया जाए, बांट करके अलग कर दिया, उसी को बोलते हैं तख्ता लगाना। माने उनका जो जमीन होगा 4 आना में जितना जायदाद है उसका शेयर होगा, उसका जो शेड्यूल बने तो उसको तख्ता लगाना। माने कह सकते हैं कि एक चार्ट बनाना जिसमें उनके शेयर में जितना ज़मीन है उसको लिखना, यानी कि उनके शेड्यूल में लिखना। तो अगर मुद्दई का शेड्यूल अलग बनेगा तो मुदाले का शेड्यूल बनेगा, तो उसको कहा जाएगा अलग अलग तख्ता लगना। ये काम कौन करता है? बंटवारा के मुकदमा में पहले प्रीलिमिनरी डिग्री बनती है। प्रीलिमिनरी डिग्री में राइट टाइटल इंटरेस्ट डिसाइड हो जाता है, और राइट टाइटल इंटरेस्ट डिसाइड होने के बाद उसमें डायरेक्शन होता है कि बाद में फाइनल डिग्री बनेगा, या उसी समय कमिश्नर बहाली का आदेश हो सकता है, लेकिन होता है जनरली बाद में लोग दरख्वास्त देते हैं कि कमिश्नर बहाल किया जाए। तो कोर्ट से कमिश्नर बहाल होता है और कमिश्नर को अधिकार दिया जाता है कि आप बंटवारा कीजिए। उसका प्रावधान ऑर्डर 26, रूल 13 और 14 सीपीसी में है, और सेक्शन 54 है सीपीसी के अंदर। तो पहले जो मुकदमा होता था बंटवारा का, खास करके लैंड रेवेन्यू में लगता था, जमींदारी का रहता था, तो ज़्यादातर उसमें कलेक्टर को पावर दिया हुआ है बंटवारा का, और कलेक्टर अपने करता था या अपने अधीनस्थ कर्मचारी DCLR या CO जो भी रहता था या रेवेन्यू कर्मचारी रहता था उससे करवाता था, और वो बांट करके तख्ता लगा के, चूँकि रेवेन्यू जो लगान लगता था उसका भी उसको बंटवारा करना पड़ता था, इसलिए कलेक्टर दिया। बाद में कुछ ऐसा ज़मीन आया कि जिसमें कि रेवेन्यू नहीं लगता है, शहर की ज़मीन है, मकान है, दुकान है, गांव का ज़मीन है, जिसका लगान नहीं लगता है, या लैंड रेवेन्यू जमींदारी का ज़मीन नहीं है, ज़मींदार को लैंड रेवेन्यू देना पड़ता था अंग्रेज सरकार को। तो वैसे ज़मीन का लगान लगाने के लिए वो कलेक्टर को ही पावर था। अगर वो ज़मीन नहीं है और सिर्फ शहर की ज़मीन है तो उसके लिए उस समय भी कमिश्नर बहाल होता था। आज के तारीख में ऑर्डर 26 में एडवोकेट कमिश्नर ही बहाल होते हैं, और एडवोकेट कमिश्नर बहाल हो करके एडवोकेट कमिश्नर ही जा कर के तख्ता लगाते हैं। यानी कि प्रीलिमिनरी डिग्री में जितना दिया हुआ है, प्रीलिमिनरी डिग्री में जितना दिया हुआ है कि 4 शेयर में इनको बांटा जाए। मान लिए कि 100 बीघा ज़मीन है पार्टीशन सूट में, और प्रीलिमिनरी डिग्री में 4 आना उनको हिस्सा मिला है, तो 100 बीघा का 4 आना कितना होगा? तो 4 से भागा दीजिए तो 25 बीघा होगा। तो 25 बीघा वो बांट करके 100 बीघा में से छाटेगा, कमिश्नर स्पॉट पर जाएगा, उसका प्रोसीजर बना हुआ है। कमिश्नर देखेगा ज़मीन का उपयोगिता, देखेगा उसकी यूटिलिटी, देखेगा लोकेशन, देखेगा उसका वैल्यूएशन, देखेगा एरिया भी होना चाहिए, यूटिलिटी भी होना चाहिए, वैल्यूएशन हो जाए, उस हिसाब से बैलेंस करके सभी पट्टीदार के बीच में बंटवारा करेगा। अगर और भी पार्टी को भी तख्ता अलग कराने का आदेश हुआ है, किसी को भी अधिकार है अपना तख्ता अलग कराने का। अगर सिर्फ मुद्दई का भी डायरेक्शन हुआ है तो मुद्दई का 4 आना निकाल देगा, तो इसी को बोलते हैं तख्ता लगाना। जब ऑर्डर 26 रूल 13 के हिसाब से वो तख्ता लग जाएगा, और वो तख्ता लगने के बाद वो रिपोर्ट देगा, कमिश्नर कोर्ट में आएगा, रिपोर्ट कोर्ट उसको एक्सेप्ट कर लेगा, तो ही फाइनल डिग्री बन जाएगा।
उसके बाद अगर मान लीजिए कि कब्जा तो प्लेंटिफ का नहीं है, बंटवारा का मुकदमा हुआ, जो घर का करता है सभी जमीन पर उसी का कब्जा था, तो तख्ता लगने के बाद भी उसी का कब्जा है, तो वैसे केसेज में फिर एक्सक्यूशन फाइल करेगा और फिर एक्सक्यूशन में कमिश्नर को आदेश मिलेगा कि आप जा करके इनको डिलीवरी ऑफ पोजेशन दिलाइए। कोर्ट के प्रोसेस से फिर डीपी जारी होगा, यानी कि वारंट ऑफ डिलीवरी ऑफ पोजेशन जाएगा और उनको हटा करके बलपूर्वक जो तख्ता अलग लगा उस पर उनको कब्जा दिलाया जाएगा। तो ये तो हो गया तख्ता लगना, आप समझ गए। अब एक नोशनल पार्टीशन है, ये हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का मैटर है। ओल्ड हिंदू लॉ में नोशनल पार्टीशन का कोई कंसेप्ट नहीं था, क्योंकि नया जब सक्सेशन एक्ट आया तो कोपार्सनरी के कंसेप्ट पहले जो था लॉ ऑफ सर्वाइवरशिप जिसको बोलते थे, कि अगर कोई व्यक्ति जो कोपार्सनरी का मेंबर है उसका डेथ हो गया तो उसका जो भी शेयर है, उसके जितने भी सर्वाइविंग कोपार्सनर्स हैं उन सभी कोपार्सनर्स को मिलेगा अकॉर्डिंग टू शेयर। सबका इक्वल शेयर होता था कोपार्सनर का, जितने कोपार्सनर हैं तो सबको मिल जाता था। अब जब आ गया हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, तो इसमें फीमेल हेयर को दिया गया, राइट दिया गया, डॉटर्स को पहली बार राइट क्रिएट किया गया। उसके पहले 1937 में वीडो को राइट क्रिएट किया गया, जो कि लिमिटेड राइट था, लेकिन 1956 में आकर के सेक्शन 14 हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से वो एब्सोल्यूट राइट हो गया। तो अब फीमेल 2 ईयर हो गए डॉट, और उसमें क्लास 1 ईयर और क्लास 2 ईयर का लिस्ट बना हुआ है। तो जब कोई व्यक्ति जो कोपार्सनरी का मेंबर है, कोई हिंदू परिवार का व्यक्ति मरता है, मेल यानी कि कोपार्सनरी प्रॉपर्टी है, जॉइंट प्रॉपर्टी है, और मरता है जॉइंट अवस्था में मरता है और कोई वसीयत नहीं लिखता है, डाइंग इंटेस्टेट कहता है। तो जब कोई मेल मरेगा तो सेक्शन 8 के हिसाब से उसका प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर कोई फीमेल का डेथ होता है तो सेक्शन 15 के हिसाब से होगा। लेकिन ई 8 और 15 के पहले सेक्शन 6 बना दिया गया। इसलिए बना दिया गया कि अगर सेक्शन 6 नहीं रहता तो ये कंट्राडिक्टरी हो जाता ओल्ड हिंदू लॉ से और 1956 के जो सक्सेशन एक्ट है। तो इसमें नोशनल पार्टीशन का कंसेप्ट बनाया गया। इसलिए बनाया गया कि लड़कियों को 56 के बाद शेयर मिला, इस एक्ट से मिला, लड़कों के बराबर बाप के हिस्सा में। तो मान लिए कि एक व्यक्ति है जो 4 भाई है, तो 4 भाई कोपार्सनरी का मेंबर है। अब एक भाई को 2 लड़का है और एक पत्नी है और 2 लड़की भी है। अब एक भाई का डेथ हो गया तो 4 भाई में तो उसका 1/4 शेयर होता था, अभी उसका 1/4 का भी बंटवारा नहीं हुआ है, तो इजमाल है। तो वो लड़की अगर बंटवारा का मुकदमा करेगी या लड़का उसका जो मर गया उसका मुकदमा करेगा तो कैसे शेयर निकलेगा, क्या निकलेगा, इसी निकालने के लिए ये नोशनल पार्टीशन का कंसेप्ट बनाया गया। क्योंकि 56 के एक्ट में ये आया है कि जो कोपार्सनर का इंटरेस्ट था उसी के इंटरेस्ट में, यानी कि उसका जो कोपार्सनरी प्रॉपर्टी में हक और हिस्सा था उसमें ही ने उसके वारिस को मिलेगा। तो उसके वारिस के कैटेगरी में फीमेल हेयर में माँ भी उसकी आती है, उसकी पत्नी भी आती है, उसकी लड़कियां भी आती है, ये सब फीमेल हेयर है। तो सबका हिस्सा कैसे मिलेगा? तो सबसे पहले जो व्यक्ति मर गया उसका हिस्सा निकालना पड़ेगा। तो हम लोग हिस्सा उसका निकालते हैं कैसे? कुछ 4 भाई था तो 4 भाई का बराबर बराबर हो गया। तो अगर फीमेल हेयर नहीं रहते, कोई लड़की नहीं रहती या कोई पत्नी नहीं रहती या उसकी माँ नहीं रहती, तब हिंदू सक्सेशन एक्ट लागू नहीं होगा। सेक्शन 6 में लिखा हुआ है जिसमें नोशनल पार्ट, तब उसका पुराने लॉ से लॉ ऑफ सर्वाइवरशिप से काम करेगा। अगर वो मर गया कोई फीमेल हेयर को छोड़ करके, तो जब फीमेल हेयर छोड़ करके मर गई है तो फीमेल हेयर के बाद निकालना पड़ेगा कि कोपार्सनरी प्रॉपर्टी में उस व्यक्ति का, जो मृतक व्यक्ति है ए, उसका कितना शेयर था। तो 4 भाई था तो उसका 4 आना शेयर था। मान लिए 100 बीघा जमीन था तो उसका 4 आना हो गया, 25 बीघा हो गया, तब 25 बीघा उसका शेयर था। अब उसकी बेटी ने सूट फाइल किया तब 25 बीघा में कितना शेयर होगा? अब 25 बीघा टोटल उसका तो नहीं होगा। अब इसी के लिए माना गया नोशनल पार्टीशन, क्योंकि अगर वो व्यक्ति मर गया तो माना जाएगा कानून में काल्पनिक कि मरने के तुरंत पहले या 1 मिनट पहले या 1 दिन पहले उसने बंटवारा कर लिया था। यानी कि जो उसका भाइयों से 4 आना हिस्सा अलग हुआ उसका बंटवारा उसने अपने वारसानों के बीच भी कर लिया था, अपने बेटा के बीच भी कर लिया था। तो अब उसका 2 बेटा है
और एक वो अपने है तो एक उसका अपना भी शेयर है, और दोनों बेटा का बर्थ राइट है। तब अगर बाप बेटा में बंटवारा होगा तो मोटा मोटी 3 हिस्सा लगेगा, लेकिन 3 हिस्सा नहीं लगेगा, इसलिए कि उसकी पत्नी को भी हिस्सा होता है। पत्नी का हिस्सा इसलिए होता है कि उसको 2 कैपेसिटी है, वो चूंकि अब वो विडो हो गई तो विडो के कैपेसिटी से भी उसका है, और पति के जिंदा रहते हुए उसको मदर के हैसियत से, बेटा का माँ के हैसियत से भी बेटे के हिस्से के बराबर है। तो उसका जो मर गया व्यक्ति, भाइयों से बंटवारा पर उसको 4 आना शेयर मिला। अब उस 4 आना में कैसे शेयर निकलेगा, उस मृतक व्यक्ति का 4 आना में कितना, जब भाई से बंटवारा हो रहा था तो 4 आना जो मिला उसका अकेला नहीं था, उस 4 आना में उसके जितने भी वारिस थे, उसके बेटा बेटी पत्नी सबका संयुक्त रूप से 4 आना था। तो उसको 4 आना में फिर कितना हिस्सा होगा ये निकालना पड़ेगा। तो वो 4 आना निकालने के लिए मानना पड़ेगा कि बाप बेटा के बीच में बंटवारा हो गया था, काल्पनिक मानना पड़ेगा, इसी को नोशनल पार्टीशन बोलते हैं। तब बंटवारा हो गया था, 2 बेटा का बर्थ राइट हुआ, एक एक हिस्सा हो गया। अब अपना जो बाप मरा काल्पनिक रूप से मरा तो उसका एक हिस्सा हो गया, 3 हिस्सा। अब माँ का एक हिस्सा हो गया तो 4 हिस्सा। तो यानी कि जो मृतक था उसका 1/4 हिस्सा हुआ। तो 4 आना में, ओरिजिनल 16 आना में 4 आना उसका था, और 4 आना में फिर उसका चौथाई हिस्सा, यानी उस मृतक का सिर्फ 1 आना हिस्सा हुआ। अब वो 1 आना हिस्सा में फिर उसके वारिस कौन हुए, सेक्शन 8 के हिसाब से, तो उसकी पत्नी वारिस हुई, दोनों बेटा हो गया और दोनों बेटी हो गई। तो 4 और 1 5, तो 1 आना में फिर 5 टुकड़ा लगेगा, तब वो लड़की का हिस्सा निकलेगा। तो लड़कियों का हिस्सा हो गया 1 आना में 5, 5वां हिस्सा। लेकिन लड़का का हिस्सा क्या होगा, लड़का का पहले से हो गया 1 आना और प्लस फिर उसका 1 आना का 5वां हिस्सा। तो लड़कों का हिस्सा ज़्यादा होता, लड़कियों का होता। लेकिन जब यही कानून बदल गया 2005 में और लड़की को कोपार्टनर बना दिया गया, तो अभी इस नोशनल पार्टीशन से उसका शेयर निकालने का अलग जरूरत नहीं है, सबका बराबर हिस्सा हो गया। अब जो होगा सबका बराबर हो गया। तो अगर मान लीजिए 2005 के बाद वो व्यक्ति मरता है, तब उसकी लड़की 2 और लड़का 2, 4 और उसकी पत्नी 5, तो चौथैया हिस्सा में 5 हिस्सा लग जाएगा, चौथैया का 5वां हिस्सा लगेगा। मान लीजिए चौथैया हिस्सा में उसको 20-25 बीघा जमीन मिला, तो 5वां बीघा सबका हो गया, सबका बराबर हो गया, लड़का का लड़की का बराबर हो गया। तो ये जो 2005 एक्ट आने से लड़कियों का हिस्सा में इजाफा हो गया, बढ़ गया। और इसके पहले वाला कानून के हिसाब से, पुराना कानून के अमेंडमेंट के पहले के हिसाब से, लड़कियों का हिस्सा कम इसलिए होता था कि बाप के हिस्सा में उसको मिलता था, और अगर लड़की के साथ साथ माँ है तो माँ को भी मिलता था, और लड़का है तो इसलिए उसको कम होता था। तो ये हो गया आपका नोशनल पार्टीशन। तो आपके सभी प्रश्नों का उत्तर अगर समाधान हो गया। अब ठीक है, आगे फिर दूसरे लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, और समय का भी थोड़ा अभाव हो रहा है। धन्यवाद।